बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। तब्दीली के 2 साल हो गए और आपको हमने दिखाया कि वज़ीर आज़म के पहले दिन से लेके अब तक के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ जो शोबे हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो जो कहा वो आपके सामने आया है। इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है कि खारजा पॉलिसी का बड़ा हिस्सा मसला कश्मीर है और इसके साथ साथ जो हमारी मुआशरत है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, मीडिया के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। ये 2 साल जो थे, गुजरे हुए 2 साल, ये तब्दीली के 2 साल थे या नहीं थे? वो एजेंडा जो एहतसाब के लिए लेके तहरीक इंसाफ इख्तिदार में आई थी, वो एजेंडा पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? क्या माफियाज को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? क्या रोटी कपड़ा और मकान की अवेलेबिलिटी, उसकी दस्तयाबी मौजूद है कि नहीं है? इसके साथ साथ सियासत के हवाले से भी, मईशत के हवाले से, आइन के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान के मायानाज और मोतबर सहाफ़ियों के साथ और तज्जिया निगारों के साथ। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में हैं और कई हुकूमतें इन्होंने देखी हैं और उसके ऊपर कलम से तहरीर भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ हैं, मारूफ सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी रही हैं और आप इनके तबसरे तज्जिए भी सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगेन एक बड़ा नाम है और दिफाई तज्जिया निगार के तौर पे आप इनके तबसरे सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले ज़िया साहब, मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ। मैंने बहुत हमने इख्तिसार के साथ चलाया कि वज़ीर आज़म ने जब ओथ लिया उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप पिछले 2 साल को अगर आप देखते हैं तो आप क्या तबसरा करते हैं कि 2 साल कैसे गुजरे हैं और क्या क्या इसके अंदर हुआ है? आसमा, ये इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये इनका पहला तजुर्बा है। मैं ये नहीं कहता कि इनके लोग हैं, ज़्यादातर सीनियर लोग जो हैं और इनके साथ जो अदारे हैं वो कोई स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन खुद इमरान खान साहब जो हैं तकरीबन स्ट्रेंजर है। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि रेड टेप जो है उससे इतने मसाइल खड़े हो जाते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इन्होंने अपना एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर लिया था। पॉलिटिशियन जो हैं इतने हाई मॉरल पोटेंशियल पे नहीं रखते अपने आप को, लेकिन उन्होंने, इमरान खान साहब ने, जाहिर है कि इनके अचीवमेंट्स हैं, वर्ल्ड कप भी सेफ नहीं है बल्कि कैंसर अस्पताल है, फिर यूनिवर्सिटी है और एज ए सोशल वर्कर इनका बहुत बड़ा काम है और रिकॉग्नाइज्ड है ये यूनिवर्सली। तो इनकी खुद की एक अप्रोच है, तो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर लिया था। ये रिफॉर्मर का स्टैंडर्ड होता है, ये पॉलिटिशियन का नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्हें लेना पड़े जो यू टर्न्स, जिसकी वजह से काफी लोगों को अंदाजा, शायद लोगों ने सोचा कि ये हुकूमत फेल हो रही है। ये अभी ये बात कहना कि अभी हुकूमत फेल हो गई है, ये भी प्रीमेच्योर होगा एट दिस पॉइंट। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अचीवमेंट्स इन्होंने क्या क्या किए, अचीवमेंट सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी है कि 2.5 साल इन्होंने निकाल लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इनकी जो मेजॉरिटी है इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज इन पंजाब असेंबली बहुत ही थिन है। और फिर इनको चैलेंज जो है वो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध प्रोविंस की तरफ से। और बार बार ये जो क्लैश हो रही है सिंध वर्सेस फेडरेशन, यानी जैसे कि इन्होंने खुद ही कहा कि भाई ये NFC अवार्ड जो है ना उसको बदलना पड़ेगा। अब यही से क्लैश शुरू हो जाता है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होती, ये सिर्फ इनके पास KP होता तो ये ऐसी बात नहीं करती। NFC अवार्ड जो है, जो मैंने एज ऑफ टुडे मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिजनेबल, रैशनल मैंने अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हुई है। जी अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आऊं, ये वाहिद वो हुकूमत है
जिसके साथ सारे इदारे जो हैं वो एक सफ़े पे हैं और पहले दिन से हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, यानी कोई हर्डल आपको कहीं से नज़र नहीं आती। उसके बावजूद यानी ये क्रेडिट भी इस हुकूमत के पास है कि इन्होंने तमाम इदारों के ये साथ लेके चल रहे हैं या इदारे इनको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई आपको परेशानी इनको नहीं है। उसके बावजूद आपके ख्याल में जो एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, एक मुकम्मल एतमाद सारे इदारों की तरफ, वो परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ दे पाई अब तक? देखिए, जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो एक जो परसेप्शन है कि हुकूमत आज गई और कल गई, और दूसरा ये कि हुकूमत की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ये इनके कंट्रोल में नहीं है, और डेली के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे सामने आती रहती हैं, कुछ फर्जी हैं, कुछ रियल हैं, जिससे पता यूँ लग रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर का जो तरीका है उस ठीक नहीं है, या ये जो इत्मीनान या जिस तरीके से उनको ये चीज़ें लेके आगे चलनी चाहिए वहाँ पे कुछ कमी और कोताही है, और जो आपस में इनके जो सियासी जमात के तौर पर या विदिन दी गवर्नमेंट जो आप चीज़ें देखती हैं उससे एक जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो परसेप्शन ये है कि वो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो फेलिंग आपको नजर आ रही है, उसका आमतौर पर परसेप्शन है वो ये है इसके बारे में। और सेम इज द केस कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं तो वहां पर भी आपको यही चीजें देखने को मिलती हैं कि चूंकि यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी नहीं है, बड़ी थिन लाइन है इनके लिए, इनको बड़ा संभल के चलना पड़ता है, और कोलिशन गवर्नमेंट बाय देमसेल्व्स जो जहां भी हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चलाना। और मैं जब ये इलेक्शन हुआ था और जैसे ही इमरान खान साहब के बारे में पता चला था कोई जीत रहे हैं इलेक्शन, तो मैं उस वक्त थी, मेरा ख्याल है मेरा ट्वीट था, मैंने कहा जी इमरान खान साहब के लिए इस किस्म के जो तादाद हैं वो लेके आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो एजेंडा है उनका वो उसके तहत उनको बहुत सारे जो कानूनी पेचीदगियां उनको शामिल होंगी और उनको दूर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तीसरी चीज जो नजर आ रही है वो यह कि विद इन द पार्टी इटसेल्फ जो आपको एक कोहेजन होनी चाहिए कि जो लेके आपस में मिलकर चलना चाहिए वो आपको नजर नहीं आती। एक तो ये इससे बेहतर तासुर भी है कि विद इन द पार्टी को डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां कैबिनेट में बैठ के भी मसाइल सामने खुल के आते हैं, पार्टी के अंदर भी बातें होती हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, ठीक है सूली तौर पर। तो ये चंद एक ऐसी चीजें हैं जो एक आम जो तासुर है वो। उसके बाद फिर जो यके बाद दीगर जिस तरीके से लेट से जो आटे का स्कैंडल था जो इस साल ही 2 दफा सामने आ गया हमारे, या जिस तरीके से पेट्रोल का स्कैंडल हैंडल हुआ है उसको आप देख लीजिए जो सामने आया हमारे, तो इन सब से ये तासुर ये मिल रहा है कि जो एक मजबूत ग्रिप होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और चीजों को मैनेज करने के ऊपर, उसमें कमजोरी है। इमरान खान खुद के कह चुके हैं कि हमें इसका अंदाजा नहीं था। बहरहाल 2 साल में अंदाजा तो उनको हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। फिर अच्छा, जी सर। अच्छा, मैं एक और चीज जी मैं ऐसा ना आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊंगी कि पिछले 2 साल के अंदर आपको क्या नज़र आया है पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, इसके हवाले से कोई तब्दीली, कोई बड़ा चेंज जो कि नज़र आया हो और आपको लगा हो कि इतने सब हम आंगी के बावजूद कि अदालत और इस्टेब्लिशमेंट और कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट के लिए नहीं आई है? क्या वाहिद यही एक प्रॉब्लम थी कि नंबर्स पूरे नहीं हैं इनके पास असेंबली के अंदर? थैंक यू अस्मा। सबसे पहले तो हुकूमत संभल कर चल रही है, ये अल्फाज यूज किए थे दानिश साहब ने, मुझे काफी हंसी आई कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये संभल के चल रहे हैं तो इनका ये हाल है, अगर थोड़ा सा ये ना संभल के चलते तो पता नहीं क्या होता। ये एक पेज तो वैसे मुझे आज तक बस वो पेज मिला नहीं जिसपे ये सब हैं। 2 साल पहले इस कौम ने एक ख्वाब देखा था, मैं इस कौम को ख्वाब देखने पर कसूरवार नहीं ठहरा सकती, ना ही ठहराऊंगी। ये भी अलग बात है कि इस कौम को वो ख्वाब जो है वो जबरदस्ती दिखाया गया कि 70 साल से 72 साल से ये मुल्क जो है वो लुट रहा है, और ये दोनों हाथों से लुट रहा है। और आज इस मुल्क का जो हाल है वो इसीलिए है क्योंकि ये मुल्क को लुटेरों ने लूट लिया है, और एक ही हीरो है जो आकर हमें बचा सकता है, और वो हीरो है इमरान खान। तो जब आप इतना बड़ा ख्वाब किसी को बेचेंगे तो इसको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे दावपेच लगाने पड़ेंगे और बहुत तेज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अगर बेहतर नहीं हुए तो हम एक पोजीशन पर या तसलसल पर रहे भी नहीं, हम डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, मजीद
मजीद बदतर सिचुएशन में आ गए हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेड़ा गर्क, माली हालात का बेड़ा गर्क। आप जितना मर्जी पिछली हुकूमतों पर डाल लें, आप कोई भी काम आप देख लीजिए आप सीधा नहीं कर सके, एक्सेप्ट कि आपने एक खेप पूरी तैयार कर ली है वो शीरान की, जो कि हर चैनल पे बैठ के, क्योंकि अब देखें ना, बुजरा तो अब एक हद तक ही आपको डिफेंड कर सकते थे, वो भी थक से गए हैं, तो अब आपने पूरी एक खेप नहीं तैयार कर ली है मुशीरान की, जो किसी ओहदे पर फाइज भी नहीं है, उनकी बात की कोई अहमियत भी नहीं है, लेकिन हम उनको रोज टीवी पे देखते हैं और वो कभी कभी किसी को बछड़े के ऊपर कपड़ा मुंह पर डलवा देते हैं, कभी और कोई बदतमीजी कर जाते हैं, कभी वो बताते हैं कि खवातीन को एक्ट्रेस होना चाहिए और तजियाकार नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह ये आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है 2 साल की। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं अब खामोश हो जाऊं तो बाकी लोग मज़ीद लेकिन बिल्कुल मैं जनरल साहब, ये बिल्कुल एक जो सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है। मसलन अगर हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल कलभूषण का मामला, आज आपने देखा कोरम ही पूरा नहीं था हुकूमत के पास, और जिस तरह से ये मामला पिछले 3 साल में उठाया जाता रहा, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको और मसला कश्मीर को, फॉरेन पॉलिसी के महाज की बात कर रही हूँ, उसको डील करने में कामयाब हो रही है? देखिए, जो हर एक को एक सिरे से कंडम कर देना, मैं समझता हूँ वो भी इतना जायज नहीं है। देखिए, एक तो तय थी इस मुल्क में कि तब्दीली चाहिए, स्टेटस को जो था इस मुल्क को नहीं आगे लेके चला था, इसको तोड़ना था, वो हुआ है इसमें। लेकिन जो स्टेटस को की डेप्थ थी उसका इसको अंदाजा नहीं था, वेदर इट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम की कह लीजिए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कह लीजिए, या जो हमारा निजाम है, जो तरीकाकार है हमारा, उसका बहरहाल उससे आगे चलते हैं। तो जहां तक कलभूषण का ताल्लुक है, देखिए ये एक तसलसल है, ये एक सिलसिला शुरू हुआ जब पकड़ा गया, उसके बाद से लगातार मैं ये समझता हूं कि ये सारे सिलसिले को सही तरीके से हम ना हेल्प कर पाए हैं, ना ही इसको मैनेज कर पाए हैं। और आज जो आप देख रही हैं, जहां तक तो कोरम पूरे का ताल्लुक है, मैं इससे सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि इनका जो जिस तरीके से ये लगे रहे हैं अपने असेंबली के अंदर, उसमें ये चीजें होती रही हैं इनके पास, आइंदा भी होती रहेंगी हमने। लेकिन जो दूसरा ये सिलसिला, ये तासुर जो बढ़ रहा है कि हम इसके जरिए शायद इसको एनआरओ देने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो पूरा मामला है, राइट फ्रॉम द डे ही वाज एप्रीहेंडेड, और उससे जो आज तक अगर आप देखते हैं, उस वक्त से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हम इसको आईसीजे में ले गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो अभी हमारी, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी गलती थी जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और आज जो हम कर रहे हैं वो भी शायद वो चीजें हैं जो कुछ कौम से शेयर हो सकती हैं, शायद कौम से शेयर ना हो सकती हों। एक तो चीज ये है कि आप इस लेवल के जब ये जासूस वगैरह पकड़ते हैं जी, तो बड़े बड़े मुल्कों में भी इनका आपस में तबादला होता है। तो क्या अगर हम ये तबादला कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए था, इतना शोर नहीं मचना चाहिए था इसके ऊपर। अच्छा, जैसा अभी आपने एक बात की, इसमें आपने कहा कि तब्दीली का, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि ये मामला जरा सेंसिटिव था, इसको शायद नहीं उस तरह डील कर पाए, लेकिन आपने कहा तब्दीली का इतना अंदाजा नहीं था जितना कि अब ये सामने आ रहा है। मतलब तब्दीली का किसको अंदाजा नहीं था कि अगर तब्दीली आएगी या लाई जाएगी तो किस तरह की होगी? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ स्टेटस को की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं कि तब्दीली की जरूरत थी और होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, लेकिन जो स्टेटस को था, जिनका ख्याल ये था कि इलेक्शन में 108 120 सीटें लेकर स्टेटस को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, वो उनको अंदाजा नहीं था कि स्टेटस को कितना डीप है और कितना मल्टी लेयर्ड है। आप देखते हैं वो, आप रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में जब इनको सामने आ रहा है, वो तो मैं उसकी बात कर रहा था। अब जहां तक कश्मीर पॉलिसी का ताल्लुक है, अच्छा मैं सर कश्मीर पे आती हूँ, बिल्कुल मैं कश्मीर पे भी आती हूँ, लेकिन ज़िया साहब को भी मैं इसमें शामिल कर लूँ। ज़िया साहब, ये जो स्टेटस को तोड़ने या उसके हवाले से एक नंबर्स की बात थी, कहा गया ये पूरा इलेक्शन जो था जिस तरह से हुआ या जिस तरह से तब्दीली लाई गई, तो क्यों ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि स्टेटस को नहीं तोड़ा जा सकता अगर इसी नंबर के साथ और इसी पार्टी के साथ और इसी तरह के इत्तेहादों के साथ चलाया गया हुकूमत को? तो कहाँ पे गलती हुई है, किससे और क्यों? आसमा, सबसे बड़ी गलती जो हुई है ये 70 साल पुरानी गलती है। अगर आपको याद है, अयूब खान ने जब टेक ओवर किया था तो उन्होंने ब्लेम किया था करप्शन ऑफ पॉलिटिशियन, ये सबसे बड़ा उनकी वो रीजन ये था। और फिर मुस्तकिल जब भी हुकूमतें बदली हैं, जो नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पे करप्शन के चार्जेस लगाती है, और ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है। हम लोग जो बड़े गरीब लोग हैं, हमारे 99% जो आबादी है वो बड़ी गुर्बत में, यानी 2 स्क्वायर मील जो है ना,
उसके लिए भी हमें तगदोद करनी पड़ती है। जी हाँ। जब कभी हमें ऊपर से कोई कहता है कि करप्शन की वजह से ये हो रहा है तो हम उसको यकीन कर लेते हैं। अब मसला ये है कि करप्शन क्या चीज है, यानी यूजिंग पब्लिक पोजीशन फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। यानी आपको मैं बताऊं, इस किस्म का करप्शन जो है ना वो कुछ ऐसा है कि बर्फ पे चलना, यानी फुटप्रिंट कोई नहीं होती है। व्हाइट कॉलर क्राइम जो होती है उसमें फुटप्रिंट कोई नहीं होता है। उसको साबित करना कोर्ट ऑफ लॉ में बियॉन्ड शाइड ऑफ डाउट वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए तो फिर तो जिया साहब जो सना ने कहा कि मतलब इतना बड़ा ख्वाब दिखा दी। जी सर। सिविलाइज्ड कंट्रीज में इनको रोकने के लिए रेगुलेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 20-25 रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिनिस्ट्रीज के, वो कहते हैं कि विंग के, मिनिस्ट्रीज के अंडर में, जैसे पेमरा है, नेपरा है, ओजीडीसी, ये सारे के सारे है ना मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में। लेकिन ये तो सारे इदारे सर, ये सारे इदारे तो चल रहे थे, ये आखिर निजाम चल रहा था। उस निजाम के अंदर कहाँ तब्दीली हुई कि जहाँ पे सर माफियाज की बात होती है, कोई तो माफिया है जो पेट्रोलियम प्राइसेस को अब जो है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है, सीमेंट प्राइस को कर रहा है, आटे को कर रहा है, चीनी को कर रहा है। जी मैं ठीक बात, इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, नहीं हो सका, करना पड़ता है। सही है, नहीं हो सका। आप इसको रोक नहीं सकते। इमरान की जो मिसकंसेप्शन यही थी कि वही समझे कि मैं मुझे पावर में आऊंगा, मैं सारे कवानीन इस्तेमाल करूंगा और सबको जेल भेज दूंगा। ये पहले दिन से यही कह रहे हैं वो। अच्छा, मगर यहाँ पे क्यों नहीं हो सका एहतसाब के ऊपर? मैं सना ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आती हूँ। आई एम सॉरी पहले नहीं आ पा रही, लेकिन जल्दी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के फौरन बाद आके इस पे ज़रूर बात करेंगे कि एहतसाब का जो नारा और जो करप्शन बदउनवानी के खात्मे का ख्वाब दिखाया गया था, उस ख्वाब को बदलने के लिए, उस ख्वाब पे अमल करने के लिए, ताबीर के लिए कहाँ कहाँ रुकावटें मौजूद थी, मौजूद हैं, और क्या तहरीक इंसाफ कर पाएगी कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यूँ तो बदउनवानी के खिलाफ नैब को मजबूत करना, मुल्क में टैक्स नेट को बढ़ाना, ज़रूरी इमरजेंसी लगाना, 50 लाख घर देना, 5 करोड़ नौकरियाँ, 1 करोड़ सॉरी, और बहुत सारे और बेख्वाब थे। लेकिन सना, ये जो एहतसाब का नारा था, ये वो नारा था जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, और बहुत सारे लोग इस तब्दीली के उसमें आए कि एहतसाब होगा। पिछले 2 सालों में आपको लगता है कि एहतसाब हुआ है? अगर लोगों को सिर्फ तहवील में रखना या अडियाला में रखना एहतसाब होता है तो बिल्कुल अस्मा, बहुत एहतसाब हुआ है। खाकान अब्बासी साहब का एहतसाब हुआ, मिफ्ता इस्माइल का एहतसाब हुआ। अगर आप एसेट रिकवरी यूनिट और शहजाद अकबर साहब की तरफ देखें तो उन्होंने डेली मेल में और जो अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स उन्होंने तरतीब दी हैं इस पूरे अरसे में कि कहाँ से कितने पैसे, कहाँ से कहाँ लॉन्डर हुए, कहाँ से किस तरह से किसके नाम पर कहाँ से कहाँ गए। मतलब मैं बता रही हूँ, जुल्फी बुखारी साहब की एक टूरिज्म से लेके आप हफीज साहब की मई, मतलब मैं यहाँ से बात शुरू करूँ या मैं एहतसाब की बात शुरू करूँ या मैं राना सनाउल्लाह की बात शुरू करूँ या मैं काजी फायद से केस देख लूँ या मैं सरीना ईसा की बुलिंग देख लूँ, मतलब मुझे तो इस मुल्क की अब जो है वो थोड़ी कमी आने लग गई है। शायद और लोग बता सकेंगे इस मुल्क में किस तरह से काम होते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम और स्टेटस को तोड़ने का ख्वाब होता है ना, इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्क्रीट स्टेप्स। आपको अगर एक सिस्टम को तोड़ना है तो आपको सिस्टम को बेसिकली तब्दील करना है, ठीक है? तो लफ्ज ही मुझे समझ नहीं आया तब्दील, क्योंकि तब्दीली कुछ हुई नहीं। आप उसी सिस्टम में रहते हुए उसी सिस्टम के लोग, मतलब आज आपकी काबीना में कितने हैं सिस्टम में नहीं थे। मतलब आपने कौन से एविएशन मिनिस्टर से लेके आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कौन आपका कौन सा चेहरा मुख्तलिफ है। तो पिछले दौर मतलब ये जो एक इंप्रेशन है ना कि खान साहब ऊपर का आदमी ठीक है तो नीचे सब ठीक है, ये फेल हो गया, ठीक है बेसिकली। अब आप देखिए, और मैं आपको बताऊं कि इनको ये परवाह भी नहीं है। मतलब ये जो सोशल मीडिया का एक दौर इन्होंने दौरा किया और जिसका क्रेडिट पूरा खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है, उसके बाद माशाल्लाह तूफान बदतमीजी है एक जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब इसका हिस्सा है।
लेकिन ये इंप्रेशन आपको, क्योंकि देखें आप, वो फरहान विर्क साहब भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या फरमाते हैं कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब लोगों को झूठ इतना आपने बेचा है और अभी भी इतना आप झूठ लोगों को दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि इस मुल्क में कितनी तब्दीली आ रही है। इस मुल्क की देखें आप, शरह नमू कहां चली गई। अब आप देखिए उस वक्त क्या हो रहा था। अब आप देखिए हमने तो इनको जेल में रखा, अब आप देखिए इनको हमने एहतसाब में बुला लिया। अब देखिए हम एक जज को खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उससे कि उसके असासे कहां से आए, और हम देखें कि असासे डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब ये हर चीज को ये स्पिन करते हैं। भाई आप 2 साल से टैक्स नहीं दे रहे, आप मुश्किलात रख रहे हैं, मतलब आप ऐसे डिक्लेरेशन पे मैं इनको क्या अवार्ड दूं? तो नहीं अस्मा, ये ख्वाब एक शर्मिंदा ताबीर के अलावा कुछ नहीं है। ये जन साहब, यही बात हम सुनते थे कि अगर ऊपर आदमी ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। तो क्या अब तो मतलब हमारे पास एक दयानतदार जो वजीर आज़म है वो मौजूद है, तो फिर तो नीचे तब्दीली आ जानी चाहिए थी 2 सालों में। आपको कहाँ लगता है कि क्या मसला है कि जिसकी वजह से ये जिन इदारों का जिक्र ज़िया साहब कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और फिर ये जो आटा चीनी क्राइसिस, पेट्रोलियम क्राइसिस की जो सूरत हाल सामने आई है और माफियाज बैठे हुए हैं, क्यों ठीक नहीं हो पा रही ये चीज़ें? देखिए अस्मा, मसला शायद इससे बड़ा है। अगर उसको आप गौर से देखें तो हमारा जो ताकत का मंबा है और जो दौलत के पैदा करने के जराए हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, और वहीं से कवानीन भी जन्म लेते हैं, वहीं पे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन भी है, और वहीं सारा कुछ हो रहा है। ये जब तक आपका ये सिस्टम आपका खत्म नहीं होगा, इसको आप तब्दील नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर ले चेंज नहीं कर सकते। इसमें अब खान साहब चाहे 10 ऐसे खान साहब और हमें साथ मिल जाएं, उनके बस में नहीं है ये काम करना। देखिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि तब्दीली की हमें जरूरत है, आज भी है, कल भी थी, और ये शायद आइंदा भी रहेगी। और ये तब्दीली इसलिए जरूरी है कि ये जो जराए पैदावार से ये जो दौलत का जो एक खास किस्म का हमारा एक तबका तरतीब दे दिया है हमारे ओवर द ईयर्स, ये किसी तरीके से हमारे उन आम आदमी तक पहुंचे जो एक्चुअली इस मुल्क का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उस तक आप पहुंचा नहीं सकेंगे, चाहे वो इंसाफ है, चाहे वो उसके लिए तालीम है, चाहे उसका सेहत है, चाहे उसको कानून की फराहमी है। इन सब चीजों को जो मर्जी आप कर लीजिए, आज के जिस सिस्टम जो आपने तरतीब देकर रखा हुआ है हमारे पाकिस्तान में, यहाँ पे कौन कुछ कर सकता है इसको मुझे बताइए। आपकी जो सिस्टम सारा जो आपकी सियासत है वो अदालत में जाके फंस गई हुई है। जो अदालतें, जो आपका निजाम अदल है, वो ऐसे फैसले कर रहा है जो इंतजामिया पे असरअंदाज हो रहे हैं या आपकी सियासत पे असरअंदाज हो रहे हैं। और इसमें अब लोग शायद अपनी अपनी ईमानदारी से ठीक काम कर रहे होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट जो आपके सामने निकल रहा है वो ये है। देखिए आप शुगर माफिया की बात कर रहे हैं, आप आटा माफिया की बात कर रहे हैं, पेट्रोल माफिया की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज है किसी के कंट्रोल में है? आप ये बताइए। हुकूमत उसको चेंज कर सकती थी और किया है उन्होंने, और नहीं किया उन्होंने इस चीज को। आप जब देखते हैं एक चीज को पकड़ के आप अदालत में ले जाएं, आप इसको किसी चीज को, आप 50-50 साल बाद पेड़िया रगड़ के मर जाते हैं, आपके फैसले नहीं होते। हमारे जो मजहब अदलिया है, अदालत उस्मा है, कुछ फैसले बड़े अच्छे सामने आ रहे हैं उनके। सर अभी भी आप देखिए जो एक लेकिन ज़िया साहब, जैसे जनरल साहब ने कहा कि सर, जैसे जनरल साहब ने कहा कि अदालतों के अंदर जो मामलात हैं वो लटक जाते हैं, एहतसाब वहां पे नहीं हो पाता। नवाज शरीफ के केस को ले ले, बाकी केसेस को देखें। अभी हाल ही में साद रफीक साहब का जो केस का फैसला आया, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने लिखा है, उन्होंने तो सब कुछ धो के रख दिया। उन्होंने कहा जी ये तो सारा सिस्टम ही फेक है, और आपने कहाँ करप्शन नहीं की है पिछले 2 सालों के अंदर, जो बुनियाद आपने फराहम की है रियासत हुकूमत की, वही गलत है। तो वो तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। फिर हम कि कहाँ से तब्दीली की बात शुरू करें और कहाँ से तब्दीली की बात को आगे लेके चले? आसमा, जनरल साहब ने सही कहा कि ये मसला बहुत बड़ा है। मेरी नजर में ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है ना, जो प्रमोट करता है ऐसे स्लोगन्स को कि ग्रीड इज गुड, यानी प्रॉफिट मेकिंग जो है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में समझी जाती है बात, ये बहुत ही सही बात है। जब आप इस तरह से इस किस्म की सिस्टम को चलाएंगे तो आप ये सारे माफियाज चलते ही रहेंगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस फ्री मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए सिविलाइज्ड कंट्रीज में, जैसे मैंने कहा, कि रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, आप पेमरा को आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हाथ में दे दें तो वो पेमरा जो है ना रेगुलेट कैसे करेगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, या नेपरा एनर्जी की मिनिस्ट्री को कैसे रेगुलेट करेगा? अगर वो
एनर्जी मिनिस्ट्री का वो है, पार्ट है। तो इसी तरह से यानी स्टेट बैंक इज ए रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहती है। एसीसीपी एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहती है। तो ये जब तक आप इसको ठीक, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, इसको इसके होने से पहले इसको रोकना पड़ता है। इसके होने के बाद आप लाख कुछ कर लें, आप साबित नहीं कर सकते। तो यही हुआ है सियासतदानों के केस में भी, आपको लगता है यही हुआ है? कोई नहीं साबित होगा, कोई साबित नहीं कर पाएगा। और ये जो नैब है वो मुशर्रफ साहब ने किस लिए बनाया था? आपको याद है, उन्होंने फौरन ही जैसे 2002 के इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आई, उन्होंने नैब को इस्तेमाल करके उनके 10-12 मेंबर्स तोड़ लिए, फिर उन्होंने पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट बना सके वो। और उसी तरह से जैसे कि जस्टिस खोसा ने भी कहा, और ये ख्वाजा रफीक के जजमेंट में भी ये बात कही गई कि नैब को इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और फिर उसके ऊपर नाम भी है साहब का। मैं इमरान खान को अक्यूज नहीं करूंगा, मैं असल रूलर्स को अक्यूज करूंगा इस मुल्क के, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के, मेरे ख्याल से उन्हें समझ ही नहीं है कि वो किस किस्म की ट्रैप में फंसा हुआ। अच्छा, मैं सर एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 3 साल, अभी 3 साल पड़े हैं, और जाहिर है कि उनका आईनी एक हक है कि वो 3 साल अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करें। क्या हो सकता है, क्या करेंगे, और अपोजिशन क्या कर सकती है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या होगा सना, चूँकि वक्त कम है इस पोर्शन में, अगले 3 साल आपको क्या नज़र आता है? हुकूमत जो है ज़ाहिर है इसको 5 साल का इख्तियार मिला है, कैसे चलेगी, किस एजेंडे पे चलेगी? मुझे नहीं पता किस एजेंडे पे चलेगी आस्था, ये तो शेख रशीद आपको बेहतर बता सकते हैं, उनके फार निकालने में उनको कमाल हासिल है। मैं सिर्फ अपना एक अदना सा तज्जिया दे सकती हूँ, और वो यही है, और एक एडवाइस दे सकती हूँ कि देखिए, आप जिसको माफिया कहते हैं, जिसको आप कंट्रोल करने के लिए आए हैं, और जिसको आप बार बार वावेला करते हैं कि अनकंट्रोलेबल माफिया है, शुगर माफिया हो, व्हीट माफिया हो, आप बताइए कि माफिया का लफ्ज जो है वो कहाँ से निकलता है? वो ऑर्गेनाइज क्राइम से निकलता है। और माफिया कैसे ऑपरेट करता है? माफिया इसलिए ऑपरेट नहीं करता कि देखिए शुगर माफिया कैसे ऑपरेट करता है, वो ऐसे ऑपरेट नहीं करता कि वो सिर्फ, अगर तो वो चीनी की सनत तक रहे ना तो ठीक है, वो अब हुकूमत में आने की कोशिश करता है। वो अपनी मर्जी का जज लगवाना चाहता है, वो अपनी मर्जी का पटवारी लगाना चाहता है, वो अपनी मर्जी का डीआईजी लगाना चाहता है, वो अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो आपकी और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डालरिम्पल साहब ने उस किताब में, आना की, जो कि खान साहब ने वापसी पे यूएन में पकड़ी हुई भी थी, तस्वीर भी है। अगर वो उसको पढ़ ले तो उनको आइडिया हो जाएगा क्यों हम कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन माफिया है, और कैसे कंट्रोल कर सकता था, और कैसे उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया। तो यही मसला है कि इस मुल्क में हमें कहना तो बहुत आसान है कि अपने अपने सारे इदारे अपने अपने जुरिसडिक्शन में रहते हुए काम करें। जैसे आज ये, और मैं एक ही वर्ड ऑफ एडवाइस दे सकती हूँ कि देखिए, जिंगुइस्टिक जो मम्बो जम्बो है ना, जिसको हम फैसिलिटेट करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हुकूमतों को घर भेजने की, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे वो कुलभूषण यादव के नाम पर हो, चाहे वो गद्दार के नाम पर हो, हमें ये बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें ये बंद करना पड़ेगा। हुकूमतों को घर भेजिए क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सकी या वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, इसके ऊपर भेजना चाहिए। अच्छा, नहीं कि वो गद्दार। बिल्कुल, अच्छा, ये यानी कि अगर वो आप लोगों ने परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर उनको भेजना चाहिए इस बुनियाद पर, सिक्योरिटी रिस्क है। सही बात है जनरल साहब, योर टेक। हाँ, बड़ी बातें की, और हमारे यहाँ सही योर टेक सर। हाँ, ओवर द इयर्स ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो पॉलिटी है ना, ये चीजें समझ रही है, लेकिन टाइम लगेगा। और अभी जो सुना बात कर रही थी, एग्जैक्टली हम भी वही बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेटस को है, यानी माफियाज है, ये क्राइम और मनी जनरेशन और ये सारा कुछ और लॉ मेकिंग जो अपने हाथ में लेते जा रहे हैं, यही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको हटाने के लिए मैं समझता हूं कि एक नहीं 10 इमरान खान साहब भी आए तो नाकाम होंगे, जब तक कि आप और मैं, हम सब मिलकर इसको कंधा नहीं लगाएंगे। ये हम किसी और के सर पे नहीं छोड़ सकते, ये हमें खुद हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं पॉसिबल है। जिया साहब, कैसे 3 साल अगले आप देख रहे हैं सर? इनको ये 5 साल पूरे करने चाहिए। उसी हद तक अफरा तफरी तो कंट्रोल हो सकती है, सही, लेकिन जो एक टोन सेट हो जाती है ना पहले शुरू में,
उसको चेंज करने के लिए फिर आपको एफर्ट बहुत बड़ी लगानी पड़ती है। बिल्कुल मुझे सर, वो effort नजर जिया साहब कह रहे हैं नहीं 5 साल पूरे करने चाहिए सर। 5 साल पूरे करने चाहिए इनको, और वोट आउट होने चाहिए या वोट इन होने चाहिए, इनको कोई दूसरा ना निकाले। दूसरे के पास जी वही मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल 5 साल पूरे करें लेकिन दूसरा कोई ना निकाले। लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर ठीक ना हुई तो जाहिर है कि आपकी जो अवाम है, जो आपसे तवक्कुआत लगा के बैठी है, उसको भी आपने देखना है कि वो किस तरह से आगे चलेगी। उसके आईनी तरीके बेशक जो कुछ भी हों, तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है 5 साल का, और ये मैंडेट उनको इस्तेमाल करना चाहिए अवाम के लिए, जो कि उनको मुंतखब करके लाए हैं। जिस तरह से भी जिस तरह से भी आए हैं, अब उनको अवाम के लिए काम करना है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एजेंडा सेटिंग की बहुत ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर, विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट, इनको एजेंडा ज़रूर सेट करना है। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फैसला आपका।